आगे से देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है राम नाम के एक आदमी से, जो कि पूरा दिन काम करके बेचारा थका हारा अपने घर पर लौटता है ताकि अपनी पत्नी झांसी के साथ थोड़ा सा समय बिता सके। लेकिन जैसे वो अपने घर में रखी हुई अलमारी खोलता है तो उसके अंदर से एक आदमी बाहर निकलता है, जो कि अंदर छुपकर बैठा हुआ था। अब ये देखकर राम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो समझ चुका था कि उसकी पत्नी झांसी उसे धोखा दे रही है और उसका किसी गैर मर्द के साथ अफेयर चल रहा है। अब ये बात जानने के बाद राम को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। ऑफ कोर्स किसको नहीं लगेगा। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी पत्नी झांसी को घर से निकल जाने के लिए कहता है, जिस पर झांसी कहती है कि हाँ, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे, वरना मेरी आगे की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब बेचारा राम झांसी को बहुत ज्यादा पसंद करता था, इसीलिए वो उसके बदनामी ना हो इसीलिए किसी को कुछ नहीं बताता। लेकिन उसे क्या पता था, यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाएगी। इधर झांसी घर से तो निकल जाती है, लेकिन अगले ही दिन वो महिला मोर्चा संगठन में राम के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाती है और अपने ही पति को पुलिस के हाथों पकड़वा देती है, क्योंकि उसने संगठन में ये झूठा बयान दिया था कि उसका पति उसके साथ बिना उसकी मर्जी के संबंध बनाने की कोशिश करता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है, उसे मारता पीटता भी है। इसीलिए पुलिस वाले उसे पकड़ कर ले जाते हैं और कुछ दिन जेल में रखकर उसके बाद छोड़ देते हैं। लेकिन इस घटना से उसकी पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो जाती है। उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है और सोसाइटी में भी उसका नाम खराब हो जाता है, यहाँ तक कि उसे कोई भी इज्जत भरी नजरों से नहीं देख रहा था। अब इस पूरी घटना से बेचारे राम को बहुत ही दुख होता है और वो शहर से दूर एक ट्री हाउस में आकर रहने लगता है। खैर, अब उसके अगले सीन में हम कृष्णा नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जो कि बीच के किनारे अपने कुत्ते के साथ घूम रहा होता है। तभी उसे डिपार्टमेंट से एक केस सॉल्व करने का काम दिया जाता है, जिसमें बीच के किनारे एक आदमी की लाश मिली होती है। कृष्णा तुरंत ही वहाँ पर पहुँचता है और उस जगह की इंस्पेक्शन करना शुरू कर देता है। वो उस मिली हुई लाश के बारे में पता लगवाता है ताकि उसके जान पहचान वालों को यहाँ पर बुलाया जा सके, ताकि इस लाश के बारे में जानकारी निकाल सके। अब इन लोगों को उसके बड़े भाई का नंबर मिल जाता है, इसीलिए वो उसे कॉल करके उसके भाई की मौत के बारे में उसे बताते हैं। और ये बात सुनकर उस आदमी का बड़ा भाई तुरंत ही वहाँ पर पहुँच जाता है और अपने भाई की लाश को देखकर रोना शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों, कृष्णा उसे दिलासा देने की बजाय उसे गिरफ्तार कर लेता है, क्योंकि कृष्णा ने उसे ये नहीं बताया था कि आखिरकार ये लाश कहाँ पर मौजूद है और उसका ये बड़ा भाई एग्जैक्टली उसी जगह पर आ गया। और इसका मतलब साफ है कि इसी ने अपने छोटे भाई को मार डाला है। खैर, अब यहाँ से कृष्णा सीधा अपने पुलिस स्टेशन में आता है, जहाँ पर आने के बाद उसकी मुलाकात नए डीजीपी से होती है, जो कि कृष्णा के एटीट्यूड से उसे कुछ ज्यादा पसंद नहीं करते। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कृष्णा की टीम में वर्षा नाम की एक लेडी पुलिस ऑफिसर है और कृष्णा ने उसके साथ आज तक ढंग से बात नहीं की। वो उसके ऊपर हमेशा गुस्सा ही रहता, क्योंकि एक बार हुआ ये था कि उसकी वजह से एक केस सॉल्व होते होते रह गया। अब उसके बाद कृष्णा अपनी गर्लफ्रेंड आर्या से मिलने के लिए आता है और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं कृष्णा का एक दोस्त अभिषेक उसको एक केस के बारे में बताता है, जिसमें संजना नाम की एक लड़की को उसके ऑफिस में मार दिया गया है। इसीलिए कृष्णा तुरंत ही उस केस को अपने अंडर ले लेता है और जब वो संजना के ऑफिस जाता है तो उसे वहाँ पर संजना की लाश दिखाई देती है, जिसकी बॉडी को कई सारे टुकड़ों में काट दिया गया होता है। इतना ही नहीं, उसकी गर्दन पर दांत के काटने का निशान भी होता है। साथ ही वहाँ पर उन लोगों को किलर का फुटप्रिंट भी मिलता है। अब कृष्णा उस ऑफिस के स्टाफ से बात करता है तो उसे पता चलता है कि संजना एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। वो ज्यादातर ओवर टाइम भी करती थी ताकि अपना काम अच्छी तरह से कर सके और कुछ ज्यादा पैसे कमा सके। अब उसके अगले दिन फॉरेंसिक रिपोर्ट से कृष्णा को बहुत ही शॉकिंग जानकारी मिलती है कि संजना के लाश के पास जो बॉडी पार्ट्स मिले हैं वो उसके नहीं बल्कि दो अलग अलग लड़कियों के पार्ट्स हैं और उसमें से
सिर्फ सर ही संजना का था। अब इससे तो ये बात साफ हो जाती है कि किलर ने संजना के अलावा और भी लड़कियों को अपना शिकार बनाया है। साथ ही गर्दन पर मिले दांत के निशान से ये बात पता चलती है कि उस किलर का एक दांत एक्स्ट्रा है। अब उसके बाद कृष्णा अपनी टीम के साथ संजना की रूममेट रजिता के पास जाता है, जिससे कृष्णा को ये बात पता चलती है कि संजना अक्सर एक क्लब में जाया करती थी, लेकिन वहाँ पर वो किससे मिलती थी इसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। इसलिए कृष्णा क्लब के सभी स्टाफ के जूते और उनके दांतों को चेक करता है, लेकिन उसे वहाँ पर एक्स्ट्रा दांत वाला कोई भी बंदा नहीं मिलता। अब उसके बाद कृष्णा संजना के गांव आकर उसके परिवार को उसकी मृत्यु की खबर सुनाता है, और ये बात सुनकर संजना के पिता तो टूट ही जाते हैं। वो कृष्णा से विनती करते हैं कि कम से कम मुझे मेरी बेटी के बचे हुए 500 ढूंढ कर दे दो, ताकि मैं उनका अंतिम संस्कार कर सकूं। अब जब कृष्णा संजना के घर को चेक कर रहा होता है तो उसे संजना के दोस्तों की ग्रुप फोटो दिखाई देती है, जिसके अंदर राघव नाम के एक लड़के का एक्स्ट्रा दांत होता है। इस वजह से कृष्णा को लगता है कि हो ना हो राघव ही वो बंदा है जिसने संजना को मारा है। इसलिए कृष्णा तुरंत ही राघव के घर पर जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे राघव तो नहीं मिलता, लेकिन उसके जूते जरूर मिल जाते हैं, और कृष्णा उन जूतों को तुरंत ही फॉरेंसिक लैब भेज देता है। उसके बाद कृष्णा राघव जिस जिस जगह पर मिल सकता है उस जगह पर उसे ढूंढना शुरू कर देता है, और इसके बारे में जब राघव के पिता को पता चलता है तो वह तुरंत ही अपने बेटे को सतर्क कर देते हैं। वो उसे कहते हैं कि पुलिस तुम्हें कभी भी ढूंढ सकती है, इसलिए तुम तुरंत ही किसी सेफ जगह पर पहुंच जाओ। लेकिन इससे पहले कि वो कहीं पर जा पाता, कृष्णा उसको पकड़ लेता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच काफी भागा दौड़ी होती है, लेकिन आखिरकार कृष्णा राघव को पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर ही आता है, जहाँ पर वो सबसे पहले उसे पूछता है कि जब संजना की मौत हुई थी तब तुम कहाँ पर थे, जल्दी बताओ वरना तुम्हारा बुरा हाल होगा। राघव कहता है कि मैं उस टाइम दूसरे शहर में था, तो मैं भला संजना को कैसे मार सकता हूँ, और मैं दूसरे शहर क्यों गया था इसके बारे में मैं तुम्हें बता नहीं सकता। अब उसके बाद कृष्णा उसे बहुत ज्यादा मारता पीटता भी है, लेकिन इसके बावजूद भी राघव ये नहीं बताता कि आखिरकार वो दूसरे शहर में क्या कर रहा था। यहाँ इस तरफ उन जूतों की फॉरेंसिक रिपोर्ट से ये पता चलता है कि ये वही जूते हैं जिनका फुटप्रिंट संजना की लाश के पास मिला है। अब डीजीपी कृष्णा के पास आकर कहता है कि वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने तो 2 दिन के अंदर ही संजना के हत्यारा को ढूंढ निकाला, इसलिए अब इस केस को बंद करने का टाइम आ चुका है। तभी कृष्णा कहता है कि अभी हम इस केस को कैसे बंद कर सकते हैं सर, संजना की लाश के पास जो हमें बाकी लड़कियों के बॉडी के पार्ट्स मिले हैं उनके बारे में भी तो जानकारी निकालनी है। जिस पर डीजीपी कहता है कि उससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, हमारे पास सिर्फ संजना का केस आया था जिसका हत्यारा राघव है और वो पकड़ा गया है, इसलिए अब तुम्हें इस केस में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आगे की चीजें मैं संभालूंगा। खैर, अब उसके बाद हम देखते हैं कि राघव को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहाँ पर राघव सभी से यही कहता है कि जब संजना की हत्या की गई थी तब उस रात वो उस शहर में मौजूद नहीं था, मैं तो दूसरे शहर में गया हुआ था, तो मैं उसकी हत्या कैसे कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, सबूत के हिसाब से कोर्ट भी राघव को ही अपराधी मान रही होती है। साथ ही राघव के खिलाफ पूरे शहर के लोग मोर्चा निकालते हैं ताकि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिल पाए। अब इस हंगामे को देखते हुए सीएम एक पुलिस ऑफिसर को आदेश देता है कि मौका देखकर तुम राघव का एनकाउंटर कर दो ताकि ये सरदर्दी खत्म हो जाए। अब उसी रात को कोई अनजान बंदा कृष्णा को एक वीडियो का लिंक सेंड करता है, जो कि एक ब्लॉग का वीडियो होता है, और उस वीडियो को दूसरे शहर से रिकॉर्ड किया गया था। उस ब्लॉग के वीडियो के बैकग्राउंड में राघव साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो कि किसी लड़की के साथ होता है, और ये देखकर कृष्णा तो हैरानी हो जाता है। और तब जाकर कृष्णा को समझ में आता है कि राघव असली किलर नहीं है, और राघव ये जो नहीं बता रहा था कि वो दूसरे शहर क्यों गया था, तो उसका कारण था वो लड़की, क्योंकि राघव शादीशुदा है लेकिन दूसरे शहर में उसकी गर्लफ्रेंड भी है। मतलब देख रहे हो दोस्तों मार्केट में क्या क्या चल रहा है। खैर, अब उसके कुछ टाइम बाद कृष्णा को ये बात पता चलती है कि कुछ पुलिस वाले राघव का एनकाउंटर करने के लिए उसे अपने साथ लेकर गए हैं। इसलिए कृष्णा तुरंत ही अपने एक साथी के जरिए ये न्यूज लीक करवा देता है कि राघव का एनकाउंटर करने का आदेश मिला है, लेकिन ये किसने किया इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। अब ये न्यूज देखकर सीएम तो परेशान हो जाता है और तुरंत ही राघव का एनकाउंटर रुकवा देता है, क्योंकि कहीं वो खुद इसमें न फंस जाए।
अब उसके बाद राघव को फिर से जेल के अंदर डाल दिया जाता है, लेकिन वहाँ आने के बाद राघव खुद को फांसी लगाकर अपनी जान दे देता है। और इस वजह से पूरे शहर के लोग खुश हो जाते हैं कि अच्छा ही हुआ राघव मारा गया। लेकिन यहाँ पर कृष्णा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि उसकी वजह से बेचारे राघव ने अपनी जान दे दी, जबकि वो किलर है ही नहीं और असली किलर तो अभी भी खुलेआम घूम रहा है। अब उसके अगले सीन में कृष्णा को उसकी गाड़ी पर रचिता की फोटो दिखाई देती है, जिस पर मार्क बनाया गया था। यानी कि ये फोटो किलर ने ही यहाँ पर रखी होगी। यानी कि किलर ये बताना चाहता है कि अगला शिकार रचिता होने वाली है। इसलिए अब कृष्णा तुरंत ही रचिता के घर पर पहुंच जाता है। यहाँ पर वो लकीली सुरक्षित होती है और उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड कुमार भी होता है। इसलिए कृष्णा उसके बॉयफ्रेंड से कहता है कि कुछ दिन तुम रचिता के साथ ही रहो, क्योंकि इसकी जान को खतरा है। अब ये बात सुनकर वो दोनों ही घबरा जाते हैं और कृष्णा उन्हें ज्यादा टेंशन ना लेने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जब कृष्णा घर से बाहर आता है तब उसे गाड़ी पर रचिता की जगह पर आर्या की फोटो दिखाई देती है और उसके फोटो पर भी मार्क लगा हुआ होता है, जिससे कि जाहिर है कि ये फोटो किलर नहीं रखा होगा। अब ये देखकर कृष्णा और ज्यादा डर जाता है कि कहीं किलर उसकी गर्लफ्रेंड आर्या को ना मार दे। लेकिन जब वो घर पर जाता है तो आर्या भी उसे सेफ ही दिखाई देती है। उसके बाद जब कृष्णा उसके बाथरूम में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर चिड़िया का दिमाग ऐसा लिखा होता है, क्योंकि एक बार हुआ यह था कि कृष्णा ने किलर के बारे में न्यूज में बताया था कि किलर का दिमाग चिड़िया जैसा होता है। उसे पकड़ना तो 5 मिनट का काम है और 5 मिनट ही काफी है उसे पकड़ने के लिए। और दोस्तों यही बात किलर के ईगो को हट कर गई। इसलिए वो कृष्णा को दिखाना चाहता है कि चिड़िया की दिमाग वाला बंदा आखिर क्या क्या कर सकता है। अब उसके अगले सीन में कृष्णा वर्षा के साथ एक क्लब में आता है, जहां अंदर आने से पहले स्टाफ सभी लोगों के हाथ पर एक ट्रांसपेरेंट मार्क को चेक करते हैं, जो कि उनके मेंबरशिप को बताता है कि उनके पास क्लब में आने की मेंबरशिप है। तब कृष्णा को पता चलता है कि जो हाथ उसे संजना के गर्दन के साथ मिला था उस पर भी ठीक ऐसा ही ट्रांसपेरेंट मार्क लगा हुआ था। इसका मतलब साफ है कि उस लड़की के पास भी इस क्लब की मेंबरशिप थी। इसलिए कृष्णा क्लब के ओनर से सारे मेंबर का डाटा निकालता है और कृष्णा को तानिया नाम की एक लड़की के बारे में पता चलता है, जो कि काफी दिनों से लापता है। और तानिया वही लड़की है जिसके हाथ संजना के गर्दन के साथ मिले थे। अब कृष्णा की गर्लफ्रेंड आर्या को जब तानिया के बारे में पता चलता है तो वो कृष्णा से कहती है कि मैं तो तानिया को जानती हूँ, वो मेरी महिला मोर्चा संगठन की एक मेंबर थी। इसलिए कृष्णा उस संगठन में आता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि कुछ दिन पहले पूजा नाम की लड़की की भी हत्या कर दी गई थी और उसकी बॉडी भी उसी शहर में मिली थी जहाँ पर संजना रहती थी। इस वजह से अब कृष्णा को समझ में आ जाता है कि हो ना हो इन तीनों लड़कियों को मारने वाला एक ही किलर है, क्योंकि कृष्णा को संजना के गर्दन के साथ वहाँ पर 2 और लड़कियों के हाथ और पैर मिले थे, जो कि तानिया और पूजा के ही थे। अब उसके बाद कृष्णा महिला मोर्चा संगठन के हेड से मिलता है तो वहाँ उसे झांसी के बारे में पता चलता है कि कुछ सालों पहले झांसी यहाँ की हेड थी, लेकिन किसी कारण से उसकी मौत हो गई। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला कि आखिरकार उसकी मौत नेचुरल थी या फिर उसे मारा गया था। और दोस्तों शॉकिंग बात यह है कि ये मूवी की शुरुआत वाले ही झांसी है जिसने राम को धोखा देकर उस पर झूठा आरोप लगाकर उसे फंसा दिया था। अब उसके बाद कृष्णा झांसी के घर पर जाता है जहाँ पर कोई भी नहीं था। वहाँ पर उसे दीवारों पर कृष्णा के बेटे के बनाए हुए स्केचेस दिखाई देते हैं, जिससे उसे ये पता चलता है कि उसकी माँ एक शैतान है। उसकी माँ ने उसे उसके पिताजी से दूर कर दिया और उससे दूर होने की वजह से ही उसके पिता की जान चली गई। अब तभी वहाँ पर बने हुए ट्री हाउस जिसमें राम रहता था उसे कोई आग लगा कर भाग जाता है और उसके बाद घर आने पर कृष्णा को अपनी गर्लफ्रेंड आर्या कहीं पर दिखाई नहीं देती है, क्योंकि दोस्तों किलर उसे अपने साथ लेकर चला गया है। अब ये बात जाने के बाद कृष्णा को बहुत ज्यादा दुख होता है और बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है। फिर कृष्णा उन सारे न्यूज़पेपर को मंगवाता है जिसमें राम के बेटे ने अपने पिता के श्रद्धांजलि के तौर पर ऐड करवाई थी, लेकिन वहाँ पर उसका नाम और एड्रेस नहीं होता। लेकिन कृष्णा को ये बात अजीब लगती है कि हर श्रद्धांजलि के ऐड के पास फ्री डेंटल चेकअप का भी ऐड होता है और उस कैंप का लोगो सेम वैसा ही बना होता है जैसा कृष्णा ने राम के ट्री में देखा था। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि
संजना और तानिया ने अपने दांतों पर ब्रेसेस लगाए हुए थे। तो हो ना हो ये किलर वही डेंटल होगा जो आर्या को भी अपने साथ लेकर गया है। फिर उसके बाद जब वो आर्या की डायरी देखता है तो उसे पता चलता है कि आर्या भी अपने दांतों का चेकअप करवाने के लिए उसी कैंप के डेंटिस्ट के पास गई थी, जिससे कि उसे उस डेंटिस्ट के क्लिनिक का एड्रेस मिल जाता है। तब कृष्णा को पता चलता है कि ये किलर वही डेंटिस्ट है जिसने नकली दांत का इस्तेमाल करके राघव को फंसाया और उन तीनों लड़कियों को मारने के बाद मुझे चैलेंज करते हुए आर्या को भी अपने साथ लेकर चला गया। खैर, अब उस क्लिनिक में आने के बाद कृष्णा को वहाँ पर राम की फोटो दिखाई देती है, यानी कि वो डेंटिस्ट राम का ही बेटा है। साथ ही वहाँ पर कृष्णा को दीवारों के अंदर और कई लोगों के शव भी मिलते हैं जिन्हें डेंटिस्ट ने मारकर यहाँ छुपाया हुआ है। अब दोस्तों आता है यहाँ पर बहुत बड़ा ट्विस्ट। तभी हम देखते हैं कि वो डेंटिस्ट वहाँ पर आकर कृष्णा पर हमला कर देता है और ये डेंटिस्ट और कोई नहीं है बल्कि रचिता का ही बॉयफ्रेंड कुमार होता है। उसी ने महिला मोर्चा संगठन की सारी महिलाओं को मारना शुरू किया था, क्योंकि उन्हीं महिलाओं की वजह से उसके पिता ने खुद की जान ले ली थी, जिस वजह से उसने अपने माँ को भी मार डाला। और अब यहाँ पर देखते ही देखते कृष्णा और कुमार के बीच बहुत ही खतरनाक फाइटिंग शुरू हो जाती है। लेकिन आखिरकार कृष्णा अपने कुत्ते की मदद से कुमार को मारने में कामयाब हो ही जाता है और इस किलर के मरते ही उन सारी लड़कियों को इंसाफ मिल जाता है जिसे उसने मारा था, क्योंकि दोस्तों झांसी ने अपने पति राम को धोखा देकर उसे फंसाया था और उसके किए की सजा पूरे महिला मंडल को मिल रही थी। खैर, अब मूवी की आखिर में हम कृष्णा और आर्या की शादी का समारोह देखते हैं। तभी वहाँ पर अर्जुन नाम का एक पुलिस ऑफिसर आता है जो कि कृष्णा की शादी में उससे बधाई देने के लिए आया था। साथ ही हमें यहाँ पर मूवी के अगले पार्ट का हिंट भी मिलता है जो कि जल्द ही रिलीज किया जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।